नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जॉर्ज ऑरवेल की 1984 की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक चेतावनी जैसी है। हाँ बिल्कुल। एक बहुत ही भयानक दुनिया का खाका जहाँ सच, आजादी, इन सब का कोई मतलब ही नहीं बचता। तो आज हम इसी दुनिया की गहराइयों में उतरेंगे। विंस्टन स्मिथ की कहानी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखेंगे कि कैसे एक ताकतवर सत्ता मतलब पार्टी इंसान की पहचान और सच्चाई को मिटा सकती है। कहानी शुरू होती है विंस्टन से। वो चोरी छिपे एक डायरी लिखता है। और ये उस दुनिया में बहुत बड़ी बात थी। हाँ, जहां सोचना ही सबसे बड़ा गुनाह है, मतलब विचार अपराध। थॉट क्राइम। हाँ, वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करता है, जहां रोज इतिहास बदला जाता है, सच गढ़ा जाता है। हर तरफ बिग ब्रदर की नजर। बिल्कुल। और विंस्टन लिखता है, आजादी ये कहने की आजादी है कि 2 और 2 4 होते हैं। सुनने में ये बहुत मामूली लगता है, पर उस दुनिया में ये एक तरह का विद्रोह था। ये दिखाता है कि सच पर पार्टी का कितना मतलब पूरा नियंत्रण था। वो इतिहास को मिटाते थे, फिर से लिखते थे। हाँ, और सिर्फ इतिहास ही नहीं, भाषा भी। जैसे वो न्यूज़ स्पीक बना रहे थे। हाँ, न्यूज स्पीक। उसका क्या मकसद था? मकसद था कि विद्रोह के लिए शब्द ही ना बचें। सोचिए, अगर शब्द ही नहीं होंगे तो वैसा विचार मतलब आएगा कैसे? दिमाग पर कब्जा, भाषा के जरिए। बिल्कुल। और जैसे विंस्टन का सहकर्मी साइम, वो यूं ही गायब हो गया, वेपराइज्ड। हाँ, ये दिखाता है कि पार्टी असहमति का कोई निशान तक बर्दाश्त नहीं करती थी। लेकिन इतनी निराशा में भी कहीं उम्मीद दिखती है। पहले वो प्रोल्स में देखता है, आम जनता में। हाँ, उसे लगता है कि शायद उनमें कोई संभावना बची है। और फिर जूलिया मिलती है। उसका वो छोटा सा नोट, आई लव यू। ये सिर्फ प्यार का इजहार तो नहीं था, है ना? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। उस घुटन वाले माहौल में जहां आपकी हर भावना पर, हर रिश्ते पर पार्टी का पहरा हो, वहां प्यार जताना भी एक राजनीतिक कदम बन जाता है। पार्टी के खिलाफ एक तरह का विद्रोह। हाँ बिल्कुल। ये निजी इच्छाओं को दबाने वाले सिस्टम के खिलाफ एक सीधा एक्शन था। वो मिस्टर चैरिंगटन की दुकान के ऊपर वाले कमरे में मिलते हैं। हाँ, और वो कांच का पेपरवेट, जैसे उनकी अपनी छोटी सी अलग दुनिया हो, समय में जमी हुई। पर ये दुनिया कितनी नाजुक थी। उन्हें लगा ओब्रायन वो उनके साथ है, ब्रदरहुड का सदस्य। हाँ, पर वो तो पार्टी का ही एक ऊंचा अधिकारी निकला। ये तो बहुत बड़ा धोखा था। बिल्कुल। और ये पार्टी का तरीका था, पहले उम्मीद जगाना, फिर उसे कुचल देना। ओब्रायन जो गोल्डस्टीन की किताब देता है ना, हाँ। वो भी एक जाल ही था। उससे पार्टी का असली मकसद पता चलता है। क्या मकसद? सत्ता। सिर्फ सत्ता। किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बस सत्ता में बने रहने के लिए, दूसरों पर पूरा कंट्रोल रखने के लिए। तो फिर ये सवाल उठता है कि ऐसी जगह जहां आपकी सोच पर भी पहरा हो, क्या वहां सच में कोई विद्रोह कर सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है इस किताब का। और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। पता चलता है मिस्टर चारिंगटन, वो बूढ़ा दुकानदार, वो भी थॉट पुलिस का एजेंट था। और कमरे में माइक्रोफोन लगे थे, सब कुछ सुना जा रहा था। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ लव ले जाया जाता है। नाम देखिए, प्यार का मंत्रालय। हाँ, नाम एकदम उल्टा है। असल में वो टॉर्चर और ब्रेन वॉशिंग की जगह है। और वहां पूछताछ कौन करता है? ओब्रायन। वही ओब्रायन। और वो विंस्टन से साफ साफ कहता है, हमें तुम्हारे कामों से मतलब नहीं, हमें सिर्फ तुम्हारे विचारों से मतलब है। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मतलब वो सिर्फ आपके एक्शन नहीं, आपकी आत्मा को कंट्रोल करना चाहते हैं। बिल्कुल, इंसान की सोच, उसकी वफादारी, सब पर कब्जा। और इसका सबसे भयानक रूप दिखता है रूम 101 में। हाँ, रूम 101, जहाँ हर किसी के लिए उसका सबसे बड़ा डर इंतजार करता है। विंस्टन के लिए वो चूहे थे, और उस डर के सामने वो टूट जाता है पूरी तरह से। वो जूलिया को धोखा दे देता है, चीखता है, ये जूलिया के साथ करो, मेरे साथ नहीं। और बस वहीं पर उसका व्यक्तित्व, उसका विद्रोह, सब खत्म हो जाता है। पार्टी ने उसके प्यार, उसकी वफादारी, सबको मिटा दिया। रिहा होने के बाद विंस्टन बस एक खोखला इंसान रह जाता है। वो जूलिया से मिलता भी है, पर उनके बीच अब कुछ नहीं बचा, कोई भावना नहीं। और किताब का अंत, वो भयानक लाइन, उसने खुद पर विजय पा ली थी, वो बिग ब्रदर से प्यार करता था। मतलब पार्टी जीत गई। उसने विंस्टन को पूरी तरह बदल दिया। तो 1984 हमें यही दिखाता है कि कैसे लगातार निगरानी, इतिहास को बदलना, भाषा को तोड़ना मरोड़ना, इनसे विचारों को कुचला जा सकता है। हाँ, इंसान की आत्मा तक को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये कहानी आज भी मतलब बहुत जरूरी लगती है। बिल्कुल, ये आज भी बड़े सवाल उठाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्या मतलब है? सत्य का क्या मतलब है?
खासकर आज के ज़माने में जब इन्फॉर्मेशन को इतनी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या आज के समय में बिग ब्रदर के नए रूप मौजूद हैं, शायद ज़्यादा छिपे हुए, जैसे टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया या जिस तरह से हमारा डेटा इकट्ठा और इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये सब निगरानी और नियंत्रण के नए तरीके हैं जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है? ये सवाल ऑरवेल हमें आज भी पूछने पर मजबूर करते हैं।